गरीब का जादुई पत्तों का घर और फ्रिज। अरे बहू, ये तू रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है? वो माँ जी, नदी किनारे कुछ गायें बैठी रहती है, मैं ये रोटियां उन्हें ले जाकर दे देती हूँ ताकि उनका कुछ पेट भर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू, कम से कम तुम्हारे हाथों से उन गायों का पेट तो भरता है। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोनाली हाथ में 2 मटके उठाए नदी के पास पानी भरने के लिए जाती है और कहती है, ओफो, सच में आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं आज रात को नींद कैसे आएगी। हमारे घर पर तो एक पंखा तक नहीं है। लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए जैसे ही सोनाली नदी के किनारे पहुंचती है तो वो सबसे पहले अपने मटकों में पानी भरती है और फिर नदी किनारे बैठी कुछ गायों को रोटी तोड़कर खिलाने लगती है और फिर आसपास टूटे हुए मटकों में पानी भरकर उन गायों के आगे रख देती है और कहती है, ये लो, अब आप लोग इसमें से पानी पी लेना। इतना कहकर सोनाली अपनी दोनों मटकियां उठाकर वापस घर जाने लगती है और घर के आसपास रखे बर्तनों में भी वो पानी भरकर रख देती है, जिससे पक्षियां भी पानी पी सके। और फिर वो मटका लेकर अपने घर में रख देती है। जिसके बाद सोनाली की 5 साल की बेटी अन्नू कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी दो ना। अरे, मेरी बेटी को प्यास लगी है, रुको, अभी मैं तुम्हें पानी देती हूँ। इतना कहकर सोनाली अपनी बेटी को पानी देती है, जिसके बाद अन्नू पानी पीकर कहती है, माँ, काश हमारे घर भी फ्रिज होता तो हम भी फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी पाते और फिर हमें ऐसे मटके में पानी रखकर ठंडा नहीं करना पड़ता। अरे अन्नू बेटी, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी माँ कितनी मुश्किल से पानी भर कर लाती है, और मटके का पानी पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें मटके का पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात फ्रिज की, तो फ्रिज का पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दादी, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो। अरे, आजकल तो हर किसी के घर में फ्रिज होता है और पूरी दुनिया फ्रिज का ही पानी पी रही है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। अरे, इस घर में तो पहले ही इतनी गर्मी है, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती है। और इस तरह अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सोनाली और उसकी सास बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद सोनाली कहती है, अन्नू बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ एक दिन तुम्हारे लिए फ्रिज जरूर लेकर आएगी और फिर तुम भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना। इतना कहकर सोनाली अपने पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से उसके पास एक भी पैसा नहीं बच पाता है। जिसके बाद महेश सोनाली को पैसे देते हुए कहता है, सोनाली, ये लो पैसे, घर का राशन ले आना। लेकिन ये क्या जी, सिर्फ 500 रुपए? अब इसमें मैं घर का राशन लाऊं या अन्नू के स्कूल की फीस भरूं? भला इतने पैसों में हम घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे? तुम्हें तो सब पता है ना, मैं कैसे मजदूरी करके ये पैसे इकट्ठा करता हूँ, और अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अपने पिता की ये बात सुनकर अन्नू कहती है, पिताजी, अगर इस बार मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि टीचर फीस न भरने वाले बच्चों को धूप में खड़ा कर देती है और मैं इतनी तेज धूप में नहीं खड़ा होना चाहती। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सोनाली और महेश बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी और अन्नू के स्कूल की फीस न भरने की वजह से अन्नू ने अभी स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन इन सब परेशानियों के बाद भी सोनाली गायों को रोटी खिलाना नहीं भूलती थी। जिसके बाद वो गाय सोनाली के जाने के बाद आपस में बातें करने लगती है। सच में ये औरत कितनी अच्छी है, हमारे लिए रोज रोटी लेकर आती है और हमारे लिए इन बर्तनों में पानी भरकर रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम खुद उस औरत के घर जाकर उसका शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद वो सारी गायें मिलकर सोनाली के घर के पास जाती है तो वो देखती है कि सोनाली आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे? अन्नू की क्लास टीचर ने उसका नाम काट दिया है और कहा है
जब तक हम लोग पूरी फीस नहीं भरेंगे तब तक वो अन्नू का एडमिशन दोबारा नहीं करेंगी। और यहाँ इस गर्मी की वजह से दिन पर दिन अन्नू की तबीयत भी खराब हो रही है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। चिंता मत कर बहू, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और इस तरह दोनों ही सास बहू की आंखों में आंसू होता है, जिसे देखकर वो गाय वापस नदी के पास आ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। भला इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अरे हाँ, हम लोग रानी जलपरी से इस बारे में बात करते हैं। इतना कहकर वे लोग नदी के किनारे जाते हैं और रानी जलपरी से इस बारे में बात करते हैं। जिसके बाद रानी जलपरी कहती है, सच में दूसरों को पानी पिलाने वाली, दूसरों की मदद करने वाली आज खुद इतनी दुखी है, इसलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहते ही रानी जलपरी के मुंह से ढेर सारी मोतियां बाहर निकलती है और नदी के किनारे लगी हुई पत्तों में जाकर समा जाती है। जिसके बाद वो गाय कहती है, अरे रानी जलपरी, भला इससे क्या होगा? ये पत्ते अब जादुई पत्तों में बदल गई है, इसलिए तुम लोग ये पत्ता ले जाकर उस औरत के आंगन में लगा देना। जिसके बाद ये पत्ता अपना चमत्कार खुद ही दिखा देगा। और इस तरह रानी जलपरी के कहने पर वो सारी गायें मिलकर रात के अंधेरे में वो पत्ता ले जाकर सोनाली के आंगन में लगा देते हैं। जिसके बाद सुबह होते ही पूरा आंगन हरे भरे पत्तों से भर जाता है, जिसे देखकर सोनाली हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? कल तक तो मेरे आंगन में एक भी पत्ता नहीं था, पर आज मेरे आंगन में ये हरे भरे पत्ते कहाँ से आ गए? जिसके बाद सोनाली जैसे उन पत्तों को हाथ लगाती है, वैसे ही वो पत्ता बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी लग रही होती है। तभी शांति कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? क्या ये हमारा ही आंगन है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये हमारा ही आंगन है। और इस तरह उस हरी भरी घासों को देखकर पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सोनाली कहती है, माँ जी, क्यों ना हम इन पत्तों को ले जाकर अपने घर में लगा दे? इससे हमारा घर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और फिर हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बहू। चल, इस काम में मैं भी तेरी मदद करती हूँ। इतना कहकर दोनों सास बहू मिलकर उन हरे भरे पत्तों को काटकर अपने घरों के अंदर लगाने लगती है। जिसके बाद वो पत्ते अपने आप ही पूरे घर में बिछ जाती है। और ये देखकर सोनाली कहती है, अरे ये क्या? ये पत्ता तो अपने आप ही पूरे घर में फैल गया, पर ये कैसे हो सकता है? घबराओ मत सोनाली, मैं एक जादुई पत्ता हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो कुछ भी बनाओगी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और ठंडा होगा। क्या सच में? तुम एक जादुई पत्ता हो और मैं तुमसे कुछ भी बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। और इस तरह सोनाली उन जादुई पत्तों से एक फ्रिज बनाती है, जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। ये देखकर अन्नू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही वो जादुई फ्रिज को खोलती है, वैसे ही उसके अंदर ढेर सारे खाने पीने की चीजें आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरह सोनाली को उन गायों को रोटी खिलाने की वजह से आज उनके घर की हालत पूरी तरीके से बदल जाती है और उसे उसके किए का फल मिलता है। और अब पूरा परिवार गर्मी के दिनों में बड़े ही आराम से रहने लगता है। सुहानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और सुहानी दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही साफ और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा हर किसी की मदद किया करती थी, लेकिन फिर भी सुहानी के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि सुहानी के काले रंग की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी करना नहीं चाहता था। इसलिए सुहानी भी अब अपने काले रंग को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी।
वहीं उसी गांव के एक जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था और उस पेड़ के चारों तरफ कांटों से बनी एक दीवार थी जिसे कोई भी जल्दी पार नहीं कर सकता था। और अगर उस जादुई लिपस्टिक को कोई भी लड़की इस्तेमाल करती थी तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती थी। लेकिन वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो सिर्फ सुंदर और अमीर लोगों को ही अपनी जादुई लिपस्टिक दिया करता था और अगर कोई गरीब और काली लड़की उसके पास जाती तो वो उसे वहाँ से भगा दिया करता था। और जब उस जादुई पेड़ के बारे में सुहानी को पता चलता है तो वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, मैंने सुना है अगर तुम्हारी जादुई लिपस्टिक जो भी लड़की इस्तेमाल करती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाती है, तो क्या तुम भी मुझे अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे सकते हो? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। सुहानी की ये बात सुनकर उस जादुई पेड़ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों को यहाँ आने की इजाजत किसने दी? और मैं ये जादुई लिपस्टिक सिर्फ सुंदर और अमीर लोगों को ही देता हूँ, तुम्हारी जैसी गरीब और बदसूरत लड़की को नहीं। इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहो जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। प्लीज मुझे इस तरह वापस जाने के लिए मत बोलो। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और मेरे इस काले चेहरे की वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए प्लीज मुझे अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे दो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं अपनी जादुई लिपस्टिक तुम्हारी जैसी लड़कियों को नहीं देता हूँ, इसलिए अब जाओ यहाँ से। उस जादुई पेड़ की ऐसी बातें सुनकर सुहानी उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन उस जादुई पेड़ को सुहानी की बातों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है और उस जादुई पेड़ से कहती है, सुनो जादुई पेड़, मैं इस गांव की मुखिया की बेटी हूँ और मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है और मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी ये जादुई लिपस्टिक इस्तेमाल करके पहले से भी और भी ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। इसलिए क्या तुम मुझे अपनी ये जादुई लिपस्टिक दे सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरी ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए है, इसलिए तुम्हें जितने भी जादुई लिपस्टिक चाहिए तुम ले सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लिपस्टिक के पेड़। इतना कहकर वो लड़की जादुई लिपस्टिक लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देख सुहानी मन ही मन सोचती है, अरे ये मुखिया जी की बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि मुखिया जी की तो कोई बेटी है ही नहीं, उनके तो बस 2 लड़के हैं। फिर इस लड़की ने ऐसा झूठ क्यों बोला? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर सुहानी उस लड़की का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो जंगल की पहाड़ी पर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की गुफा के अंदर जा रही है, जिसे देखकर सुहानी कहती है, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, ये लड़की कोई बहरूपिया है, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर सुहानी चुपके से उस गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वो सुंदर सी लड़की एक डरावनी जादूगरनी में बदल जाती है और जैसे ही वो जादूगरनी उस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है वैसे ही वो एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। और ये देखकर जादूगरनी कहती है, इसका मतलब मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही था, ये पेड़ सच में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है और अगर मैं उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को काटकर उसकी जड़ों का रस निकाल कर पीऊंगी तो मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी और फिर मेरा इस दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस जादूगरनी की बात सुनकर सुहानी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब ये एक दुष्ट जादूगरनी है और ये उस जादुई पेड़ का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। नहीं, मुझे कैसे भी करके उस जादुई पेड़ को इस दुष्ट जादूगरनी से बचाना होगा। मैं अभी उस जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सावधान कर देती हूँ। इतना कहकर सुहानी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे बस ये झूठी कहानी सुनाकर डराना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊँगा। अब तुम चली जाओ यहाँ
यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये सुनकर सुहानी निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी उसी रात वो जादूगरनी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ को काटने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर वो जादुई पेड़ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने ही उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे इस दुष्ट जादूगरनी से अपने आप को बचाऊं? उस जादुई पेड़ के इतना कहते ही वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से उसके चारों तरफ बने कांटों की दीवार को हटा देती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने जाती है, वैसे ही पीछे से सुहानी हाथ में एक डंडा लिए हुए कहती है, खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। सुहानी की ये बात सुनकर वो दुष्ट जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अच्छा, तो तुम अब इस डंडे से मेरा मुकाबला करोगी? तो फिर ठीक है, चलो मैं पहले तुम्हें ही ठिकाने लगा देती हूँ, फिर इस पेड़ को बाद में देखूंगी। इतना कहकर वो जादूगरनी जैसे ही सुहानी की तरफ बढ़ती है, वैसे ही वहाँ पर जोरदार बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से उस जादूगरनी का पैर फिसल जाता है और उसकी कुल्हाड़ी उसी के सीने में घुस जाती है और वो दुष्ट जादूगरनी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और वहीं उस जादुई घमंडी पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुहानी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी, आज तुमने मेरी इस दुष्ट जादूगरनी से मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, ये तुम मुझे माफ कर दो और अब तुम्हें जितनी भी जादुई लिपस्टिक चाहिए तुम उतनी जादुई लिपस्टिक मुझसे ले सकती हो। उस जादुई पेड़ की ये बात सुनकर सुहानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करके जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने घर आ जाती है। और जैसे ही वो उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है, वैसे ही उसका रंग दूध की तरह गोरा और खूबसूरत हो जाता है। और अपनी बेटी को इतना सुंदर देखकर सुहानी के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में सुहानी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो जाती है और अब वो अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। काली बदसूरत बेटी का हैंडसम पति। माँ देखो ना, ये आंटी मुझे देखकर बेहोश हो गई। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, लेडीज का नाम सुनते ही आपको तो बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ सुबह सुबह कौन आई है। अरे बेटी, जा भागकर जल्दी से पानी ले आ। ये तो मेरी बचपन की दोस्त चारुलता है। चारुलता, उठ, तू बेहोश कैसे हो गई? आ, अंदर चल। अरे बहन, पहले ये बता, तेरे घर में ये काली बत्ती सी बदसूरत लड़की कौन है? अरे ये मेरी बेटी रोशनी है। क्या रोशनी? रोशनी एकदम से इतने अंधेरे में कैसे बदल गई? मेरा मतलब है ये एकदम से इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? इसको देखकर एकदम से तो मैं डर गई और बेहोश हो गई। कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? सब नसीब का खेल है चारुलता। लेकिन मैंने जब इसे बचपन में देखा था तब तो ये बड़ी सुंदर थी और इसके बाल भी लंबे थे, फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बहन, कहते हैं ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। पिछले साल घर में आग लग गई थी, उसी में रोशनी का चेहरा जलकर ऐसा हो गया। खैर तू वो सब छोड़, ये बता कैसे आना हुआ? आई तो मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर थी, लेकिन अब इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इससे शादी भी करेगा। बुरा मत मानना बहन, लेकिन यही इस जमाने की सच्चाई है और हो सके तो इसे घर के अंदर ही रखा कर, वरना अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। इतना बोलकर चारुलता वहाँ से चली जाती है। रोशनी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसे अब हर रोज ही ऐसे ताने सुनने को मिलता था। ऐसे ही रोशनी की अब शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उसके लिए जितने भी रिश्ते आते सब उसकी काली शक्ल देखकर मना करके चले जाते थे। माँ, पापा, आप लोग ऐसे परेशान मत होइए, शायद मेरे नसीब में शादी लिखा ही नहीं है।
ऐसे कैसे नहीं लिखा? भगवान ने चाहा तो मेरी लाडो रानी एक दिन अपने घर में जरूर जाएगी। ये सुनकर रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे एकदम से इतना बदसूरत बना दिया? मेरी वजह से मेरे माँ पापा को भी हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। काफी दिनों बाद एक बहुत ही अच्छे घर से रोशनी के लिए रिश्ता आता है। लड़का दूर शहर का था। उसे रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता था। माँ, ये सही नहीं है माँ, ये धोखा है। कोई धोखा नहीं है बेटी, आजकल सभी मेकअप करके सुंदर बनते हैं। ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से हाथ लगा है। अगर ये हाथ से निकल गया ना, फिर कभी तेरी शादी नहीं होगी। नहीं माँ, ये ऐसे मेकअप से बदसूरती को छुपाकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तभी रोशनी की नजर टेबल पर रखे तस्वीर पर जाती है। राजवीर तो बचपन में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। अब कितना हैंडसम लग रहा है। राजवीर तो मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्या सोच रही हो बेटी? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रोशनी अच्छे से मेकअप करके अपनी बदसूरती को मेकअप के पीछे छुपाकर सबके सामने आती है। रोशनी, तो तुझे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए मुझे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। और किस्मत देखो, किस्मत ने फिर से हमें हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। हाँ राजवीर जी, तुम आज भी उतनी खूबसूरत और भोली हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर कुछ ही दिनों में राजवीर और रोशनी की शादी हो जाती है। अरे बहू, क्या कर रही हो? कितना समय लगाओगी? जल्दी बाहर आओ, सब मुंह दिखाई के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी जल्दी जल्दी अपना मेकअप करने लगती है। हे भगवान, अगर किसी ने मुझे बिना मेकअप का देख लिया फिर तो न जाने क्या ही हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस आई, बस कपड़े पहन रही हूँ। उसके बाद रोशनी पूरे शरीर पर अच्छे से मेकअप करके बाहर आती है। अरे सुशीला, बहू तो तूने लाखों में एक चुना है। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी बहू, लाखों में एक। हाँ सुशीला, जैसा राजकुमार सा बेटा है तुम्हारा, वैसा ही राजकुमारी मिली है। एकदम राम सीता की जोड़ी है। जैसे जैसे लोग रोशनी की तारीफ कर रहे थे, रोशनी की घबराहट और बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह रोशनी बाथरूम में नहा रही थी। तभी राजवीर कहता है, अरे भाई, कितने देर तक नहाओगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लंच पैक कर देना। हे भगवान, अब तो मैं गई। बाथरूम में तो मैं मेकअप लेकर भी नहीं आई हूँ। अगर इस हालत में राजवीर जी ने मुझे देख लिया फिर न जाने कैसा अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। आज मैं राजवीर जी को सब सच बता दूंगी। उसके बाद रोशनी जैसे ही बाथरूम से आती है, तुम कौन हो और रोशनी कहाँ है? राजवीर जी, मैं ही आपकी रोशनी हूँ। क्या तुम रोशनी हो? हाँ, जल्दी आओ। ये देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं इस काली बदसूरत लड़की के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। हाँ बेटा, और हम अब इसके साथ साथ इसके घर वालों पर भी धोखाधड़ी का केस करेंगे। राजवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत करिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके बिना मर जाऊंगी। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं बचपन से ऐसे नहीं थी। एक हादसे में मेरी ये हालत हो गई। मुझे अपने से दूर मत करिए। रोशनी नींद में जोर जोर से ये सब बड़बड़ा रही थी। रोशनी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लो, पानी पियो। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, बहुत ही बुरा सपना था। राजवीर जी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बोलिए ना। हाँ बाबा, बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे हमेशा से तुम जैसी परी से ही शादी करनी थी। और देखो, आज सुंदर सी बीवी मेरे साथ है। मेरे पूरे दोस्तों में किसी की बीवी तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। राजवीर के जाने के बाद रोशनी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कुछ करो। मैं ऐसे जिंदगी भर मेकअप करके नहीं रह सकती। आखिर कभी न कभी तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। बेटी, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब तुझे इतना अच्छा ससुराल और पति मिला है, तो तुम्हें उन सबको खुश रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए
ये सब जिंदगी भर करना ही होगा। नहीं माँ, मैं जिंदगी भर एक झूठ के साथ नहीं जी सकती। माँ, अगर मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चल गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर रोशनी की माँ घबरा जाती है और वो फौरन अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने पता किया है। हिमालय के पास एक बाबा रहते हैं, उनके पास वर्षों पुराना जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी को लगाने से कैसा भी निशान हो गायब हो जाता है। तुम्हारे चेहरे का भी कालापन और जला हुआ हिस्सा सही हो जाएगा। माँ, कहाँ है वो बाबा? मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे उनसे दवाई लेनी है। उसके बाद रोशनी उस बाबा के पास जाती है और फिर सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो बेटा, इस लेप को तुम 1 महीने तक इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारे चेहरे का सारा दाग साफ हो जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। जाओ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप आज मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। रोशनी बाबा से वो जड़ी बूटी लेकर घर आती है। तभी वो देखती है कि राजवीर जी पहले से ही उनके घर में आकर बैठे हैं। रोशनी, तुम, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? राजवीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी परी जैसी बीवी नहीं बल्कि एक बदसूरत काली लड़की हूँ। मैंने हमेशा आपके साथ धोखा किया है, आपसे झूठ बोला है, मुझे माफ कर दो। रोशनी, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो बहुत सुंदर थी ना। उसके बाद रोशनी राजवीर को सब कुछ सच बताती है। सब सुनने के बाद, रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये तो तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे तो दुख इस बात का है कि आज तक तुम इस दुख को अकेले झेलते आई हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू राजवीर जी, लेकिन अब मैं फिर से आपकी परी जैसी बीबी बन सकती हूँ। उसके बाद रोशनी 1 महीने तक उस दवाई को लगाती है और अब फिर से रोशनी का चेहरा पहले की तरह ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अब उसे मेकअप से अपना मुंह छुपाना नहीं पड़ता है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।